काफ़ी मदारी पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हैं और अच्छा एंटरटेनमेंट शो चल रहा है हमारे हल्के में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। NA 122 का इलेक्शन तख्ते लाहौर की जंग बन चुका है। एक के बाद एक बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN की जानिब से दिखाई दे रहे हैं। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि PTI और PMLN के जो लीडरान हैं वो आमने सामने हैं और बयानात का एक सिलसिला जारी है। एक क्लिप मैंने तैयार किया है, हमारी टीम ने तैयार किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पिछले चंद दिनों से शोला बयानी हो रही है दोनों जमातों की तरफ से, वो क्या है। डिक्शनरी में हार मानना ही नहीं है, शेर को जिताना है। मियां साहब इस बारी बड़ी तैयारी की हुई है हमने। हार से उनकी टांगे लड़खड़ा रही हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ पूरी पंजाब की इंतजामिया है। PTI के नोटों का मुस्लिम लीग नून के वोटों से मुकाबला है। ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली का प्रोग्राम बनाया हुआ है। बच्चों वाली बातें ना करो इमरान खान, आप बड़े हो। खान साहब ने एक दौरा किया हल्के का और उसके बाद ये बौखलाहट के शिकार हो गए। NA 122 के अंदर उसकी कबर बनाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी मदारी पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हैं। जितने भी रात के शो थे अपना वो सारे खत्म हो गए हैं और अब वो आबिद अली का जो है ना वो जो शो है उसको देखते हैं। इमरान खान का जो उम्मीदवार है वो कब्जा ग्रुप है। इमरान खान ने एक ऐसी सीक्रेट वेपन अपनी छोड़ी है अलीम खान की, यानी जो वाकई सियासत को इबादत समझता है। 11 तारीख आपने इनको हमेशा के लिए NA 122 से निकाल के बाहर करना है। इंशाल्लाह 11 की रात को हम नए पाकिस्तान की शुरुआत का जश्न बनाएंगे। बयानात वोटों नोटों से लेकर कब्जा ग्रुप और मदारी तक जा पहुंचे हैं। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा भी था, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ 11 तारीख को लाहौर में नहीं होना है, उकाड़ा में भी होना है। NA 144 का इलेक्शन होना है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जलसा किया और अच्छा खासा बड़ा जलसा किया। वहां पर इमरान खान साहब ने तकरीर की और एक मरतबा फिर अपनी तकरीर में शदीद तनकीद का निशाना बनाया है पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को। अब मैं सुनाना चाहूंगा इस तकरीर की चंद झलक और इसके बाद प्रोग्राम में गेस्ट का तारुफ कराएंगे और उनसे बातचीत के सिलसिले का आगाज करेंगे। मियां साहब, खुदा के वास्ते ये मुनाफिकत छोड़ो। अगर इमरान खान को कुछ कहना खुद कहो। ये चमचों को, दरबारियों को, वो जो रंगबाज सियालकोट में रखा हुआ है बुजदल, इनसे ना इमरान खान को गालियां पड़वाओ। कुछ कहना है तो खुद कहो। जो मैं आज आपको कहता हूं कि मियां साहब आप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी हैं। मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ आपसे तो आसिफ जरदारी बेहतर था। जी, आपने सुना इमरान खान साहब कह रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे करप्ट आदमी है। इस पर भी बात होगी और बात इस पर भी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस इलेक्शन का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। तीसरा नंबर होगा, चौथा होगा, इस पर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नजरें तमाम लोगों की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में लाहौर से होंगे मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदगी करेंगे एजाज चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें कमर जमान कायरा साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज आपसे करूंगा मियां जावेद लतीफ साहब। एक और धुआंधार तकरीर आज इमरान खान साहब की उकाड़ा में, और उसमें उन्होंने ये भी कहा, एक तो टैक्सेस के हवाले से बात की और दूसरा ये भी कह दिया कि मियां साहब पाकिस्तान के सबसे करप्ट तरीन इंसान है। देखें शहजाद, मैं एक कौमी लीडर से ये तवक्को नहीं रखता जो वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, जिस तरह लोगों को गालियाँ देते हैं। अगर कोई घर में छोटा कोई जूनियर कोई बच्चा इस तरह की गुफ्तगू करे तो बड़ा उसको समझाता है, मगर एक पार्टी का सरबराह जब बगैर सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, और आज जो मैंने उकाड़ा में उसकी गुफ्तगू सुनी कि भौंकते हैं, ये करते हैं, वो खुदा के लिए मैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जितनी जमातों के सरबराह हैं उनमें से अगर कोई बद किरदार वाइज मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई बेअमल कोई है तो उसका नाम है इमरान खान। खुदा के लिए पाकिस्तान में ऐसी रवायात मत डालो कि 20-20 साल तक ये चीज़ें ख़त्म ना हो सकें।
अगर पाकिस्तान की यूथ को कोई पैगाम देना, ये रिवायत किसने डाली है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये रिवायत डल चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से भी और उनकी जमात की तरफ से भी इस तरह के जबान इस्तेमाल की जाती है, और आपकी जमात के जो लोग हैं वो भी पीछे नहीं है। साद रफीक साहब, आबिद शेरनी साहब जो रोज कॉर्नर मीटिंग में तकारीर कर रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें। मैं ये कहता हूं कि हमारी साइड से जो भी बंदा ये गुफ्तगू करता है किसी तौर पर यह भी मुनासिब नहीं है, मगर मैं गुजारिश अपनी गुफ्तगू के आगाज में आपकी खिदमत में ये कर चुका हूं कि भाई एक पार्टी का सरबराह है, अगर एक पार्टी के सरबराह जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आम दूसरी जमातों के कारकुनों से आप क्या तवक्को रख सकते हैं। और दूसरी बात, शहजाद, मैं नहीं ये कहता कि उकाड़ा में वो क्या गुफ्तगू करते हैं, लाहौर में क्या हो रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो 11 अक्टूबर का इलेक्शन है, अगर आपने मुआजना करना है अलीम खां और अय्याज सादक में, अगर आपने मुआजना करना है इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग नून में, अगर आपने मुआजना करना है कि अल्ताफ हुसैन अगर गुफ्तगू करे उस तरह की जिस तरह की इमरान खान साहब कर रहे हैं तो वो गद्दार कहलाए, तो इमरान खान नया पाकिस्तान वो बनाने जा रहा हो, ये तजाद जो है ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अगर मुझे आप वक्त देंगे तो इस पर मैं बात करना चाहता हूं। इस पे बात करते हैं, फिर बात करते हैं। मैं जरा एजाज चौधरी साहब का भी रिएक्शन ले लूं। एजाज चौधरी साहब, दो बातें हैं, एक तो जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके के बयान दोनों तरफ से हैं, ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन को एक जंग बना दिया है और इतना कुछ दाव पे लग चुका है जैसे अगर जो पार्टी हार गई उसकी सियासत ही खत्म हो जानी चाहिए। इतने स्टेक्स क्यों हाई कर दिए हैं? और दूसरा, क्या इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि करप्ट तरीन इंसान है नवाज शरीफ साहब, तो क्या उनको ये कहना चाहिए जब वो वजीर आजम के मनसब पे बैठे हुए हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। पहली बात तो यह कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ नसीहत करना शुरू की थी, लेकिन ख़ुद ही उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू में चेयरमैन इमरान खान के बारे में इस्तेमाल किया है कि उनकी अपनी पूरी बाती की नफ़ी हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये सियासी जलसों की जो तकरीरें होती हैं, अगर किसी की पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ज़रा सी भी नज़र हो तो वो ये जानते हैं कि उसके अंदर अल्फाज का चुनाव जो है उसके अंदर एहतियात मलहूज़ नहीं रखी जाती। लेकिन ये जूँ आगे बढ़ रही है, मीडिया का जो दौर आया है, पहले ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया था, बात होती थी वो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट होती थी और ख़त्म हो जाती थी। अब माशाल्लाह 50-60 चैनल हैं और 24 घंटे के अंदर 24 टॉक शो हो रहे होते हैं। इसलिए मतलब ज़ाहिर है मीडिया के फ़वाइद भी बेपनाह हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं। मीडिया ये तो नहीं कहता ना इमरान खान साहब को, वो जाकर मेरी बात पूरी करने दें, पीएमएलएन के लोग मेरी बात तो पूरी करने दें, आप मेरी बात पूरी अब सुन लेना जी, गुजारिश है सुन लें। मतलब बहुत सारी, चूँकि ये जिम्मेदारी फिर सियासतदानों और सियासी कारकुनान के ऊपर आयद होती है, लेकिन आपने सबब पूछा है तो मैंने आपको सबब बताया है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी 35-40 साल इस सियासत के खारजार में हो गए। एक बात, जो नसीहत कर रहा होता है वो खुद ऐसी ख़राब बात कर देता है कि फिर उसकी अपनी बात में भी वज़न नहीं रहता। दूसरा एक बात है, मैं पूरी संजीदगी से इला वजल बसीरत कहूँगा, जो चेयरमैन ने यह कहा ना कि नवाज शरीफ साहब करप्ट तरीन आदमी हैं, तो मैं इसका आई विटनेस हूँ। मैं लाहौरिया हूँ, जमपाल हूँ, इनको बहुत अरसे से जानता हूँ। इनकी सियासत की बुनियादी करप्शन पर रखी गई थी। अब्दुल कादिर हसन साहब को आप जानते हैं, एक बहुत ही सीनियर और बुज़ुर्ग तरीन साफ़ी हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था जब नवाज शरीफ साहब पंजाब में पहली दफ़ा वज़ीर बने थे ख़जाने के 1983 के अंदर, तो उन्होंने लिखा था कि 80 लाख रुपया दे के ना उस वक्त के जर्नैल को तो इनकी वजारत हासिल की गई थी। इसलिए इनकी बुनियादी के अंदर करप्शन है। एक बात, लेकिन फिर आप मुझसे सबूत मांगना शुरू हो जाए। जी आप मेरी बात सुन लें। शहजाद मेरी बात सुन ले। सवाल आपसे ये कर रहा हूं, मैं करप्शन पे बात कर रहा हूं, जवाब दे लेने दे। मैं करप्शन पे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले। इन्होंने उसका जवाब दे दिया, मुझे जवाब कर रहे हैं। शहजाद साहब अपनी अपनी बारी पे बात करें, अपनी अपनी बारी पे, अपनी अपनी बारी पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि एक अरसे से इमरान खान साहब यही इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी जमात यही इल्जाम लगा रही है पीएमएलएन पर और नवाज शरीफ साहब पर, लेकिन फर्क क्या पड़ा है? जब वोट का वक्त आता है तो वो जीत जाते हैं, आप हार जाते हैं। धरने के बाद भी 6 इलेक्शन आ रहे हैं, आप बाय इलेक्शन। तो क्या वजह है कि अगर आप इतनी सच्ची बात कर रहे हैं, इतने ही करप्ट है नवाज शरीफ साहब, तो इसका रिजल्ट इलेक्शन में नहीं नजर आता हमें? शहजाद भाई, 15 मई 2013 को
जब नवाज शरीफ इमरान खान साहब की क़यादत के लिए हस्पताल गए तो उस वक्त बिस्तर पे थे। दो बातें हुई थी। एक बात ये कही थी कि वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो भी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी, और दूसरी ये कही थी कि हमें मालूम है कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है, हम नमूने के तौर पे 4 हल्के कहते हैं, अगर वो सही बात हमारी साबित हुई तो ठीक, ना हुई तो वी स्टैंड करेक्टेड। हम ये कहते हैं कि ये मुंतखब लेजिटिमेट वजीर आजम ही नहीं है, ये सारा इलेक्शन मशकूक है। 4 में से 3 का नतीजा आ चुका है, ये अपनी अखलाकी जवाब खो चुका। मैं आपको बताता हूं सुनने के लिए NA 122 में क्या हो रहा है। NA 122 के अंदर अदालत ने ये फैसला किया हुआ है कि यहां पर इलेक्शन चोरी हुआ है। तो सुने ना, 11 तारीख को इस बात का तयन होना है कि चोर कौन है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर इंतखाब चोरी का था, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, कोई 21-22 सुन ले, मियां साहब अपनी बात पे बारी पे बात कीजिएगा, मियां साहब अपनी बारी पे बात कीजिएगा, इस तरह नहीं होगा यार, आप इतनी बड़ी लंबी बात कर गए हैं। इजाज़ साहब यार, मौका दे, मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब अपनी बारी पे बात करें। ये 122 के अंदर पूछ लें यार, इलेक्शन इसलिए हो रहा है, ये क्या तरीका है यार, मैं आपको तकरीर थोड़ी सुनने आया हूं। चोरी हुआ है, आप बात करने दें के लोगों को, आपकी तकरीर हो गई ना, बात तो करने देना, दूसरे की भी बारी आने देना भाई, ये कोई तरीका नहीं आएगी तो मैं नहीं बोलूंगा, ये शहजाद कोई तरीका नहीं है। मैं इस तरह मैं तकरीर नहीं सुनूंगा। अगर मुझे आप बीच में प्रोग्राम को मॉडरेट करने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से पहले मियां जावेद लतीफ साहब का भी हम मौकिफ ले लूं। जी मियां साहब। हाँ जी, मैं शहजाद, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं जातियात पर नहीं आना चाहता, मगर मेरी ये गुजारिश सुन लें। इन्होंने वजीर खजाना जब नवाज शरीफ साहब बने उस वक्त का जिक्र किया, तो मैं एजाज चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त नवाज शरीफ फैमिली के कितने कारखाने थे। अब जिन लीडर की ये पैरवी कर रहे हैं, जिनको ये अपना लीडर मानते हैं, मैं जातियात पर आज तक जिंदगी में नहीं आया, लेकिन इन्होंने क्योंकि बात ऐसी कर दी है, मुझे जवाब देने की मजबूरी है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब के वालिद जो थे वो एक्सियन थे, एक्सियन। अब मुझे ये बताएं कि एक एक्सियन का बेटा जो है 300 कनाल में कैसे रह रहा है। मुझे ये बताएं कि एक एक्सियन के बेटे ने आज तक कितना टैक्स दिया। मुझे ये बताएं कि एक एक्सियन का बेटा जो है आज पूरे पाकिस्तान में रूल करने की ख्वाहिश करता है, और किचन से लेकर और जहाज तक का खर्चा जहांगीर तरीन खर्च कर रहे हैं। और मुझे एक और शहजाद, एक शहजाद, मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं दुख से ये बात कह रहा हूं, मैं ये दुख से बात कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो तब्दीली की बात की, आज की जो यूथ है, जो इनकी पैरोकार थी, वो देख रही है कि आज एक तरफ जहांगीर तरीन है, दूसरी तरफ आजम सवाती हैं, और आज उन्होंने कहा कि मैंने एक खुफिया हथियार रखा हुआ था अलीम खां की शक्ल में, वो हथियार मैं आज सामने लेकर आया हूं। अगर टैक्स चोर, अगर कब्जा माफिया, अगर लैंड माफिया, अगर स्टेटस को, अगर ये कहते हैं रवायती सियासतदान, अगर ये सारा कुछ उन्होंने अपना वजन इनके पलड़े में डाल दिया है, तो आज की यूथ को मुबारक हो कि आज का इमरान खान का असल चेहरा नजर आ गया है। जावेद लतीफ साहब, अगर 300 कनाल का घर नहीं बना सकते, इतना नहीं कमाया है इमरान खान साहब ने, तो फिर हुकूमत आपकी है, तो पकड़े ना उनको, बताएं हमें कि कहां पे करप्शन की इमरान खान ने। ऑपोजिशन ये बात करे, मुझे समझ आता है, लेकिन हुकूमत का नुमाइंदा बैठ के ये कहे कि ये शख्स करप्ट है, इसके पास इतने असासे नहीं होने चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं? ये तो आपका काम है ना बताना। मैं ये कहना चाहता हूं कि शहजाद, कानून में खासे सुकम हैं। आप अगर किसी पर हाथ डालना चाहते हैं तो आपको इतना फ्री हैंड नहीं है। आपके कानून में सुकम हैं जिनको दूर करना चाहिए। अगर आप बाहर बैठ के कंटेनर पर खड़े होकर कहते हैं कौन सी बारी में लैंड को दूर करेगी, सर तीसरी दफा वज़ीर आज़म बन गए। शहजाद बात होने दें, लेकिन ये सुकम शहजाद मेरी बात तो सुन लेना। नहीं है ना, ये सुकम दूर होंगे, ये कब होंगे सर? तीसरी बारी तो हो गई आपकी। मेरे भाई, आपने सवाल किया, मेरा जवाब तो लें, मेरा जवाब ले लेना मेरे 1 सेकंड के लिए। मैं ये कहता हूं कि आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप इलेक्शन चोरी करने की बात करते हैं, आप अदारों को कमजोर करने की बात करते हैं, ये सारी कंटेनर पर तो खड़े होकर करते हैं, मगर जो फोरम है जहां
आपने इस्लाहत लानी है, वहां आपने जबान नहीं खोलते। और 2002 में, एक सेकंड के लिए शहजाद, 2002 में मासूफ पहली दफा मेंबर बने असेंबली के। मुझे वो जो 2 साल 3 साल 4 साल ये मेंबर रहे, उसमें एक इमरान खान साहब की स्पीच सुना दें जिसमें इन्होंने कहा हो कि करप्शन को दूर करने के लिए, लैंड माफिया को पकड़ने के लिए और ये बेजाब्तियों को खत्म करने के लिए हम कानून साजी करते हैं। अगर इन्होंने ये कहा हो कि इलेक्शन रिफॉर्म लानी चाहिए, अगर इसने कहा हो कि अदारों को मजबूत करना चाहिए, और इजाज़ साहब आपसे भी अब थोड़ा सवाल के जवाब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम तकारीर करने लग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कॉर्नर मीटिंग यहां पर भी हो रही है N122 के हवाले से। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इजाज चौधरी साहब, एक अहम सवाल ये भी है, एक तरफ तो आपका मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से N122 में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कैंडिडेट चॉइस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अलीम खान के हवाले से कहा जाता है कि पार्टी में ही बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं, और कल मजहर अब्बास साहब ने आपका भी नाम उसमें शामिल किया था। सिर्फ ये बता दूं कि कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल का जवाब दे दें, इसके बाद कायरा साहब से भी पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रही। जी, इतने ये जो आपने ये कहा ना कि अलीम खान साहब के अलावा भी, जाहिर है सियासी पार्टियों के अंदर अलावा नाम भी होते हैं, लेकिन जब फैसला हो गया तो सब इत्तफाक के साथ, पूरी दिलजमई के साथ, और आप मुझे देख रहे हैं कि हम सब मिलकर N122 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमारे पेश नज़र पाकिस्तान का मफाद और N122 के लोगों का मफाद है, और अलीम खान हमारे नुमाइंदा है, इसलिए हवा भी नहीं गुजर सकती। आप खिलाफ क्यों थे अलीम खान के हवाले से? देखिए, मैं कभी भी खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, जिसने खुलेआम पार्टी का इलेक्शन कराया, और वो एक लोगों के ग्रुप में थे, मैं दूसरे लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा था। वो लाहौर में जीते, मैं सूबा पंजाब में जीता, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। ये लाहौर में इस वक्त सिर्फ जिक्र हो रहा है तो PMLN का हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो रहा है, पीपल्स पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं है इस इलेक्शन में। पता नहीं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, क्या वजह है कायरा साहब? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि मीडिया क्यों पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे होगी, चौथे नंबर पे होगी, लेकिन चौथे तीसरे नंबर पे भी होने के बावजूद अगर मीडिया इसको नाम नहीं ले रहा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझसे पूछेंगे। अगर कोई बड़ा जलसा हो, अगर आपके लीडरान हमें नजर आए कॉर्नर मीटिंग करते हुए, तो मिजाल हो मीडिया की कि वो वहां ना पहुंचे। उसको एक तरफ रखिए कि हम बड़े जलसे हमारे कर रहे हैं, चौधरी एजाज हसन साहब ने जलसे किए हैं, मियां मंजूर भट्टू साहब हमारे पंजाब के सदर हैं, वो वहां जलसे कर रहे हैं। तो मैं तो ये आपसे पूछ रहा था कि ये तो सवाल मेरा आपसे बनता है कि मीडिया ऐसे क्यों कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हाँ, पीपल्स पार्टी एक मुश्किल सूरत हाल में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इससे इनकार नहीं है हमें। और तीसरी बात यह है कि मीडिया ने इस वक्त लाहौर की सीट को शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कोई डिफाइनिंग लाइन बना दिया है, और ये दो जमातों के दरमियान कोई जिंदगी और मौत की जंग बनी हुई है। मेरा खैर इससे भी नुक्ता नजर से इख्तलाफ है कि इस सीट के अंदर जितना मीडिया के अंदर बातें डिस्कस हो चुकी हैं, जितनी पैसों की बातें, जितनी स्टेट पावर के इस्तेमाल की बातें, और अब तो हाई कोर्ट ने भी बाकायदा माशाल्लाह अलाउ कर दिया प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को कि वो वहां पे कैंपेन करें, तो अब और बातें मजीद चलेंगी। तो इसके बाद ये कोई पब्लिक पल्स का रियल मेजरमेंट भी नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल आने वाली है, लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है, और यकीनन इस वक्त दो जमातें लाहौर की सीट को, क्योंकि इस पे इमरान खान साहब ने तवील अपनी लड़ाई लड़ी है कि इस सीट पे धांधली हुई थी, और फिर उनको ट्रिब्यूनल में ये भी कामयाबी हुई कि उनको री इलेक्शन कराने में वो कामयाब हुए, लिहाजा इसका नेचुरल इफेक्ट है। ये तो ठीक बात है कि कायरा साहब के पार्लिमानी पोजीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना इस एक सीट से, लेकिन PMLN और PTI दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जिस पार्टी की शिकस्त हुई उसको सियासी धचका जरूर पहुंचेगा। तो आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ हार गई तो सारे उनके इल्जामात अयाज सादिक पे धांधली के या PMLN पे धांधली के वो गलत साबित हो जाएंगे? देखिए, आज के इस मीडिया में जितना मीडिया डिटेल और डेप्थ में जाके डिस्कशन कर रहा है, मेरा ख्याल है कि इस तरह पब्लिक पल्स गेज करने का रवैया या रिवाज जो है, अब इससे सोचना पड़ेगा कि ये दुरुस्त है भी कि नहीं। इसलिए
कि इसके अंदर एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये इल्जाम है कि जी स्टेट पावर का इस्तेमाल है, कभी डेवलपमेंट हो रही है, कभी अस्पताल चल रहे हैं, कभी लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, कभी वहां पे रियासती इदारों के जो सरकारी मुलाजिम है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सारी चीजों को जितना मीडिया एक्सपोज कर रहा है, ये लाहौर शहर के लोगों की रियल पल्स की रिफ्लेक्शन नहीं रही मेरे ख्याल में। हाँ, अगर ये आजादाना इलेक्शन होता, इसमें कोई बड़ी बातें ना होती, डिटेल डिस्कशन इस तरह ना होती और चीजें छुपी रहती, तो शायद इसको एक फेक पल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता। मेरी जाती राय है कि अब दोनों तरफ से, एक तरफ से अगर स्टेट पावर और दूसरी तरफ से फाइनेंशियल पावर को इस्तेमाल किया गया है, तो इसका रिजल्ट जो भी निकल आया, ये कोई बहुत बड़ा फर्क। तो आप समझते हैं कि अगर ऐसा ना हो रहा होता तो पीपल्स पार्टी क्या कोई बेहतर पोजीशन में होती यहाँ पर इस हल्के में? पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में शायद बहुत अच्छी पोजीशन में ना होती, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। लेकिन कायर साहब, अभी आपने कहा कि मुश्किल वक्त है पीपल्स पार्टी पे, तो ये मुश्किल वक्त खत्म कब होगा और कैसे होगा? 2.5 साल तो गुजर गए हैं 2013 के इलेक्शन को। पीपल्स पार्टी ने हमने पहले भी मीडिया से गुजारिश की थी कि हमने अपनी एक इंटरनल डिस्कशन शुरू की है और पीपल्स पार्टी अपने अंदर एक वसीतर डिबेट कर रही है कि आज पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, हमारे जियोपॉलिटिकल जियोइकोनॉमिक सिचुएशंस क्या हैं, और इन हालात में पीपल्स पार्टी को अपने ओरिजिनल फलसफे पे खड़े होकर क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह की तब्दीलियां अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर लाने की जरूरत है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, अपने पार्टी कारकुनों के साथ शेयर करेंगे, इंटेलिजेंसिया से शेयर करेंगे और पीपल्स पार्टी अपना वे बैक इंशाल्लाह। कायर साहब, आप हमारे साथ रहे। एजाज साहब, आज इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नवाज शरीफ से बहुत बेहतर थे। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या वजह है, अगर आसिफ जरदारी साहब बेहतर लगते हैं इमरान खान साहब को मियां साहब की निस्बत, तो आज पीपल्स पार्टी हमें नहीं ग्राउंड में नजर आ रही उस तरीके से जिस तरीके से आपकी जमात और नून लीग है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो तकाबली जायजा उन्होंने लिया है मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन का और आसिफ जरदारी साहब की, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फहरिस्त है इस वक्त 180 लोगों की और 2000 अरब रुपए की वो करप्शन है, उसमें 12 केसेस मियां साहब, उनके भाई और उनके समधी और उन लोगों के ऊपर हैं और वो नैब ने पेश की है, कहीं यानी खला से नहीं आ गई, इसलिए उन्होंने कंपेयर करते हुए ये बात कही है। और मैं समझता हूँ, मेरी राय भी यही है कि यह दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन की सियासत का आगाज पाकिस्तान के ऊपर ज़िया-उल हक के कब्जे से हुआ था और ज़िया-उल हक के कब्जे में से नवाज शरीफ साहब बरामद हुए थे और नवाज शरीफ साहब ने जो पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल वर्कर है उसको करप्ट तरीन कर दिया। मियां साहब ने यह सवाल किया था कि उनकी कितनी फैक्ट्रियां थीं, और जब मियां साहब हुकूमत में नहीं थे तो उनकी 2 फैक्ट्रियां थीं, जब पहली हुकूमत से फारिग हुए थे तो 38 फैक्ट्रियां थीं, और अब मुझे यकीन है कि 138 और 238 के करीब होंगी। इमरान खान कभी हुकूमत में नहीं रहे और इमरान खान कभी हुकूमत में नहीं रहे, उनके वालिद साहब कभी हुकूमत में नहीं रहे। नवाज शरीफ, उसके भाई और उसका खानदान कमोबेश 30 साल तक पाकिस्तान के हुक्मरान है वक्फों के साथ। इसलिए इमरान खान कोई करप्ट आदमी नहीं है। उन्होंने मियां साहब ने अपने सारे इक्तदार को अपनी जाती बिजनेस एम्पायर, जिसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, कभी भी दुनिया के अंदर कोई दयानतदारी से हुकूमत नहीं कर सकता अगर वो 7 सौदागर हो, और ये सारे सौदागर हैं। उन्होंने सारा मुल्क अगर आप मौका दें के खा लिया है। मियां जावेद लतीफ साहब, ये करप्शन की बात सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं आ रही। आज एतजाज एहसन साहब ने भी सेनेट में जो है नंदीपुर के हवाले से कहा है ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है करप्शन का मामला है और फौजदारी मुकदमा चलना चाहिए इस नंदीपुर वाकये पे। फिर सोलर एनर्जी पे अलग बात हो रही है कि उस केस को भी नैब में जाना चाहिए। तो संगीन इल्जाम लग रहे हैं इस वक्त आपकी हुकूमत पर करप्शन के हवाले से। देखें शहजाद, अभी जो आप बात कर रहे हैं, पहले मैं इसका जवाब दे लूँ। जो एतजाज एहसन साहब ने बात की है नंदीपुर के हवाले से, ये मनसूबा 2006 में शुरू हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ, 5 साल पीपल्स पार्टी के भी गुजरे। हमारा जुर्म ये ज़रूर है कि हमने इसको कोशिश की कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। बाकी दूसरी बात है कि अगर इसमें कोई करप्शन है, इसमें कोई बेज़ाब्तगी हुई है, अगर इसमें किसी ने
कोई माल कमाया है, कोई गवर्नमेंट का पैसा का ज़िया किया है, तो भाई उसका एहतसाब भी होना चाहिए और उसके लिए एक हमने अलग से सेल भी बना दिया है। दूसरी बात, जो एजाज चौधरी साहब बात कर रहे हैं, कहते हैं कि पहले 38 मिलें थी, उसके बाद 238 कारखाने हो गए। मैं ये कहता हूं कि 2-3 कारखानों को छोड़ के बाकी जितने आप ये कहते हैं या गवर्नमेंट को दे दें या ये आप खुद ले लें, अगर ये गिनवा सकते हैं तो। ये इल्जाम इस तरह का लगा देना ये कोई मुनासिब नहीं है। आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप ये क्लेम कर सकें, आपकी ये हैसियत नहीं है। अच्छा, मैं साबित कर सकता हूं कि 2 से 38 हुए थे, मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा जी चौधरी साहब मेरी बात सुने, अगर आपकी हैसियत ये है ना तो आपने बात की है, दूसरे की बात सुन लिया करें, इतना हौसला करें। दूसरी बात मैंने ये की है, इन्होंने एक कहा कि इमरान खान साहब के वालिद साहब जो हैं वो कभी भी हुकूमत में नहीं रहे, ये बात दुरुस्त है, मगर ये मैंने सवाल उठाया था कि एक एक्सियन जो है अपनी तनख्वाह से क्या इतनी बड़ी जायदाद जो है वो बना सकता है? क्या अपनी औलाद को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे सकता है? क्या एक एक्सियन जो है अपनी तनख्वाह से, जायज तनख्वाह से, क्या एक 300 कनाल का घर जो है अपनी औलाद को दे सकता है? मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाहता हूं मैं इसका जवाब आज अगर इल्जामात की जवाब ले लें, एक सेकंड शहजाद, एक जवाब ले लें, शहजाद एक मिनट मुझे जरा मौका दें, जवाब दे लें, मेरी बात तो सुन लें यार। मैं पहली बात तो ये, अच्छा मैं जवाब ले लें, मुझे कायरा साहब हमारे साथ, जरा मैं उनसे सवाल कर लूं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। कायरा साहब, अब मुझे ये बताएं, आज सेनेट में भी जो बहस हो रही थी नंदीपुर के हवाले से कि ये इसमें करप्शन है एतजाज अहसन साहब की जानिब से, तो इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे आप? क्योंकि सामने से जवाब आया कि एलपीजी के कॉन्ट्रैक्ट भी लिए थे एतजाज अहसन साहब की वाइफ ने, तो ये पीटीआई जैसे हमेशा कहती है कि मुकमका हो जाता है इन दी एंड, तो कुछ इस केस को आगे बढ़ाएंगे? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है खुर्शीद शाह साहब हैं, केस को आगे बढ़ाएंगे यही छोड़ देंगे? देखिए मोहतरम, गुजारिश ये है कि चौधरी एतजाज साहब ने जो बात कही है वो आज नहीं कही, वो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं, हमारी जमात के बाकी लोग कह रहे हैं, इमरान खान साहब और उनकी जमात कह रही है। इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से क्या एक्शन आया, सिवाय इसके कि कमेटी बना दी जाए अपने चॉइस के अफसरों की? क्या वो अफसर इस हैसियत के होंगे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की और आजकल चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो है और हुकूमत के आला ज़ुमा की, या उस जो टग ऑफ वार इस वक्त चल रही है वजारत पानी व बिजली में और वज़ीर आला पंजाब में, उसका कोई फैसला कर सके? उसके बारे में कोई असली फैसला मैं तो नहीं समझता कैसा हो पाएगा। अगर कोई एग्जीक्यूटिव फैसला ही करना हुआ, अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती तो शायद तो बात बन सकती। दूसरी बात यह है कि हम चौधरी एतजाज अहसन साहब की एहलिया ने अगर एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपको इल्म में होगा, आपके यकीनन इल्म में है कि एलपीजी अब प्राइवेटाइज्ड इशू है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इसका कोई ताल्लुक हुकूमत के बेनिफिट के साथ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास है और वहां से लोग अपना कोटा लेके अपना रिटेल का काम करते हैं। उसकी इंक्वायरी कोई कराना चाहे तो जरूर कराए, लेकिन ये काउंटर एलिगेशन लगा के जान नहीं छूटेगी। चौधरी एतजाज साहब के ऊपर किसी को शक है उनकी एहलिया के ठेका लेने पे, तो मैं भी कहूंगा उनकी इंक्वायरी करा लें। ठीक है, मुझे तो चौधरी साहब कह रहे हैं वो तो इंक्वायरी कराएं पहले। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना, उस ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी इन्होंने जरा इस हवाले से भी बात करूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब कल ये कह रहे थे कि हम एक और मंसूबा बनाने जा रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा। अब ये 150 अरब यानी कि $1.5 बिलियन का मंसूबा है। एक तरफ IMF वहां पर कह रहा है कि आपने जो है रिफॉर्म्स नहीं किए, बहुत सारे काम करने थे, टैक्स रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स, वो नहीं किए। तो इस हालात में जहां पर हम कहते हैं कि 10 करोड़ लोग जो हैं वो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, वहां पर इतना बड़ा मंसूबा, एक और ट्रांसपोर्ट का मंसूबा 150 अरब रुपए का, क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है? क्या ये हमारी तरजीहात में होना चाहिए? मैं चाहूंगा इस पर भी अपनी राय दे देगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मियां साहब, पहले इसी चीज का आप जवाब दे दें जो मैंने ब्रेक में जाने से पहले जिक्र किया था। कल हमजा शहबाज साहब ये कह रहे थे कि अब ऑरेंज ट्रेन बनाने जा रहे हैं, मतलब 150 अरब रुपए का एक और ट्रांसपोर्ट का मंसूबा। क्या ये तरजीहात में होना चाहिए इस वक्त हमारे? देखें शहजाद, पहले मैं उस बात का जवाब दे लूँ जो एतजाज अहसन साहब ने की। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर गुजारिश ये है कि एतजाज अहसन साहब वही हैं जो 3000 उनकी अहलिया वोट लें और उनके मुकाबले में जीतने वाला 1 लाख से ज़ायद वोट ले और कहें मेरे साथ धांधली हो गई है। और यही एतजाज अहसन साहब हैं जिनके बारे में कहा गया था कि खालिस्तान तहरीक का
जिस तरह बेड़ागर कुआ या जो कुछ फहरिस्तें दी गई। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऑरेंज ट्रेन के मनसूबा की बात करते हैं, आप मेट्रो बस की बात करते हैं, हमारे नज़दीक ये मनसूबे लाहौरियों के लिए ज़रूरी थे, मगर मैं ये कहता हूँ कि इल्ज़ामात की सियासत से ज़्यादा हम ये कहते हैं कि हमारी 2.5 साल कारकर्दगी, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा था पाकिस्तान के बारे में कि ये 2015 में अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से और अलहदगी की जो बलूचिस्तान हो, कराची हो, जो तहरीकें चल रही हैं, इनकी वजह से 2015 में दुनिया के नक्शे पर ये नज़र नहीं आ रहा। मगर इस मौजूदा हुकूमत ने ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो इनिशिएटिव लिया, लेकिन जो कहा था वो मैं याद देता हूं ना, नंदीपुर का कहा था, बिजली के बहरान का कहा था आपने। कल IMF की रिपोर्ट कर लें, वो क्या कहती है पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से कि हमें झूठ कहा गया, फिगर्स हमें गलत बताए गए। ये परफॉर्मेंस है सर। आपने जो पहला सवाल किया है, पहले उसका जवाब ले लें। मैं ये आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है, ये मैं नहीं कहता मुकम्मल खत्म होगी, अमन आया है पाकिस्तान में, तो आज पाकिस्तान में का अपना सरमायाकार भी महफूज है और दुनिया का सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आ रहा है। चीन जैसा मुल्क सरमायाकारी करने के लिए आ रहा है। दुनिया में पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकाला। हमारी ये अगर परफॉर्मेंस है, हमारी ये अगर कारकर्दगी है, और पाकिस्तान जो अंधेरों में डूबा हुआ था, हमने ये वादा किया और हम ये कह रहे हैं कि हम 2017 में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल लेंगे। हमने 4.5 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट कम किया। अगर ये हमारी कारकर्दगी है 2.5 सालों की, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान है, एक सेकंड यार, मेरी बात तो सुन लो शहजाद यार, दूसरे की भी बात सुना करो ना यार। आप सवाल करते हो, दूसरे का जवाब नहीं लेते। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये अगर जावेद लतीफ साहब तो सही कौन करेगा फिर आपको? आप तो फिर आके कह देंगे 4.5 रुपए बिजली सस्ती की हमने 2.5 साल में। कौन सी सस्ती कर दी है 2.5 साल में बिजली? अच्छा, अगर आपको ये पता नहीं 4.5 रुपए सस्ती नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है फिर मैं गलत कह रहा हूं, या आपको पता ही नहीं है, आप बिजली का बिल ही नहीं देते। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि पीटीआई के इमरान खान जो हैं, अगर आज लोग उसको वोट क्यों नहीं पोल करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि 126 दिन लोगों के उसने जाया किए, और पाकिस्तान में चीन का प्रेसिडेंट जो आ रहा था उसका दौरा रोका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम एक ऑपरेशन कर रहे थे उसको रोकने की कोशिश की। मुझे ये बताएं कि कराची ऑपरेशन को रोकने के लिए अगर ये धरना देते कि आपने ऑपरेशन जारी रखना है, आप क्यों रोक रहे हैं? अब मुझे मेरे पास वक्त कम है, मैं जरा इजाज़त साहब से भी बात कर लूं इस हवाले से। अदारों में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर उनके खिलाफ अगर आप बातें करेंगे, आप जो काड़ा में लैंग्वेज इजाज़त साहब से मुझे इस चीज का जवाब लेने दें। को ये पैगाम दे रहे हैं, क्या ये उनकी तरबियत कर रहे हैं? एक तो अगर मेरी बात गलत है और मियां जावेद लतीफ साहब की बात ठीक है, तो इसका मतलब कि एजाज साहब आपकी पार्टी का इस इलेक्शन में कोई चांस नहीं है। दूसरा, ये इल्जामात भी लग रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, खासतौर पे अलीम खान साहब के ऊपर, कि वो वोटों से ज्यादा नोटों पे फोकस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो है नोटिस उनको भी गया है कि 15 लाख एक शख्स खर्च कर सकता है कैंडिडेट, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से गली में ही 15 लाख खर्च कर चुके होंगे। और यार शहजाद इनसे ये भी पूछ ले कि 50 लाख रुपया एक दफ्तर खोलने का दिया जा रहा है। नोटिस सरदार अयाज सादिक साहब को भी गया है, और दोनों ने एक ही जवाब दिया है कि हमारे दोस्त जो हैं जी वो ये सारा काम बैनर वगैरह लगा रहे हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज है तो उतार दिए जाएं। वो तो दोनों ने एक ही जवाब दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मुकर्रर करना जितने कम पैसे, मैं इलेक्शन कमीशन के पार्ट के ऊपर भी सोचने का लम्हा फिक्रिया है कि क्या MNA का इलेक्शन आज के दौर में 15 लाख रुपए में लड़ा जा सकता है, ये एक सवाल है हमारे लिए। लेकिन असल में ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबे इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें 150-200 अरब रुपए का मंसूबा हो, 1.5-2 अरब रुपए लगाए जाएं और बाकी सब हड़प कर लिए जाएं, जिस तरह लाहौर में हुआ, जिस तरह पिंडी के अंदर हुआ। 1.5-2 अरब में तो कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं बना सकता। ये तो मेरे ख्याल से आप ज्यादती कर रहे हैं शायद। 150 अरब का मंसूबा में 1.5 अरब खाली जाहिर है। मैं वही आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको थोड़ी सी शर्म आ जाए कि वो मजबूर और मखूर कौम जिसके 60% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हों, उनके लिए एक शहर के अंदर ऑरेंज ट्रेन जरूरी है, या वहां पर एक फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है?
फार्म टू मार्केट रोड जरूरी है, वहां पर पावर जरूरी है, वहां पर लोगों के लिए इलाज और तालीम जरूरी है। मैं इनकी तरजीह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये माल खाना चाहते हैं। मैं आपको एक शहजाद बात बताता हूं। सेठी साहब उस वक्त वजीर आला थे निगरान। ये जो लाहौर का मंसूबा है ना, इसका सारा रिकॉर्ड गारत कर दिया गया। एलडीए के चौथे, पांचवें और छठे फ्लोर के ऊपर आग लगी, 29 लोग जल के मर गए। आज तक कोई उनके पूछने वाला नहीं है। किसी ने सवाल नहीं किया मुझे कि कौन सा रिकॉर्ड एलडीए में जल गया था। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं, प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से ₹70 जो बड़ी बोरी है, मुझे सर प्रोग्राम क्लोज करना है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना, कायरा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मियां साहब आपका भी, इजाज चौधरी साहब आपका भी। एक बात बड़ी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले चंद दिनों से नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन उन नोटिस का कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना तो कोई एक्शन आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। रेलवे कॉलोनी के हवाले से भी आज भी नोटिस दिया गया साद रफीकी साहब की बात का, उस सिर्फ नोटिस दिए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इलेक्शन पे, ये सबको नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है एक टूथलेस इंस्टीट्यूशन रह गया है जो कि कोई इकदाम नहीं ले सकता नोटिस भेजने के अलावा। हमारे प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।